जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रिडिक्शन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल का मैच गुजरात का था और गुजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था जो कि वॉश आउट हो गया। इससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। वॉश आउट होने का कारण ये था कि कल बारिश हुई और मैच स्टार्ट ही नहीं हो पाया, जिसके कारण लगभग गुजरात बाहर हो चुकी है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको पता है कि गुजरात अब मैच जीतती भी है, तो पॉइंट्स टेबल में इस टाइम इस तरीके से चल रहा है पॉइंट्स टेबल कि आप वो जितने पॉइंट्स गेन भी करेगी उस हिसाब से वो प्लेऑफ्स में नहीं जा पाएगी। दूसरी तरफ केकेआर को देखा जाए तो एक तरीके से फायदा ही हुआ है कल के मैच ड्रॉ होने की वजह से। अब वो नंबर 2 फर्स्ट या सेकंड पे रहेगी ही रहेगी, थर्ड पे आने के कोई चांस नहीं है। प्लेऑफ्स में उसके 2 चांस मिलने के मतलब कम फिक्स हो गया कि वो 2 चांस मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 1 या नंबर 2 पे रहेगी तो क्वालिफायर 1 खेलेगी, अगर जीतती है तो डायरेक्ट फाइनल, हारेगी तो एलिमिनेटर खेलेगी। तो केकेआर को जिस तरह फायदा हुआ, जीटी को लॉस हुआ। कल का मैच जीटी के लिए इंपॉर्टेंट था, अगर हो जाता, अगर जीत जाती तो स्टिल अलाइव रहती प्लेऑफ्स में जाने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि अब बहुत ही ज्यादा क्रूशल चल रहा है, प्लेऑफ्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक तरफ आरसीबी ने भी कमबैक कर लिया है, बैक टू बैक 5 मैचेस जीते उन्होंने, अच्छा कमबैक किया है। अगर वो मैचेस जीतती है तो स्टिल वो दूसरे के रिजल्ट पे डिपेंड है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांसेस है। सीएसके से उनका मैच है, एक तरीके से नॉकआउट गेम है। फिर एसआरएच, उनके भी पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एलएसजी अभी वो भी मतलब अलाइव है। उन्होंने, आपने देखा होगा 2 मैच बचे, अगर दोनों जीते तो उनके भी 16 पॉइंट हो जाएंगे। उनके साथ सिर्फ यही दिक्कत है एलएसजी के साथ कि उनके जो नेट रन रेट है वो बहुत ज्यादा मतलब कम है। पिछले 2 मैच बहुत ज्यादा अंतर से हारे, तो उसकी वजह से नेट रन रेट पे बहुत इफेक्ट पड़ा। अगर अच्छे खासे मार्जिन से दोनों मैच जीतते हैं तो फिर चेन्नई या एसआरएच में से एक को रिप्लेस कर देगी वो। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है पॉइंट्स टेबल। देखते हैं कि कौन सी टीम प्लेऑफ्स के लिए जगह बना पाएगी। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि टॉप 4 कौन सी टीम रहने वाली है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा मेरी वीडियोस को। तो अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिनके बारे में आपने इस सीजन से पहले इतना सुना नहीं था, इतना नाम नहीं था। एक तरीके से कहा जाए तो इमर्जिंग प्लेयर, कुछ प्लेयरों की बात करेंगे। बाद में हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रॉपर लिस्ट के साथ हम उस पर पूरा डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे कि कैसे क्या घटा उन खिलाड़ियों के बीच में, कैसी परफॉर्मेंस थी। अभी हम 2-4 प्लेयर जो भी हमारी नजर में उनकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पहला नाम मैं लेना चाहूंगा केकेआर की तरफ से हर्षित राणा का। हर्षित राणा फास्ट बॉलर है, आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शुरू के ओवर्स में भी उन्हें बॉलिंग करवाया, पावर प्ले में, मिडल फेज में भी 1-2 ओवर करते हैं और एंड्स में तो डालते ही हैं। विकेट भी लेके दे रहे हैं, आपने देखा होगा। विकेट लेने के कारण ही वो आज टॉप 5 में है। पर्पल कैप की रेस में टॉप 5 बॉलर्स में हर्षित राणा का नाम भी वहां पर है। सिर्फ एक ही कारण है, विकेट्स और लाइन लेंथ अच्छी है। एंड्स में थोड़े रन देते हैं, आपको पता है एंड्स में बॉलर बॉलर के थोड़े रन जाते ही हैं क्योंकि चार्ज करता है बैट्समैन, और वहां पर विकेट निकाल के देते हैं। हर्षित राणा सरप्राइज पैकेज आए, केकेआर के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया, आज टॉप ऑफ द टेबल केकेआर है। तो कहीं ना कहीं हर्षित राणा का भी अच्छा रोल है। अच्छे एग्रेशन से बॉलिंग करते हैं, लाइन लेंथ, वेरिएशन, पेस सब अच्छा है। आपने देखा होगा स्लोअर वन अच्छी फेंकते हैं। स्टार्टिंग में एसआरएच को जो मैच हराया था केकेआर ने, जो मैच बिल्कुल केकेआर के हाथ से निकल चुका था, हर्षित राणा ने आखिरी ओवर डाल के वो मैच निकाला था। जो कटर फेंके थे उन्होंने, क्लासिन को आउट किया था। तो वो बहुत ही अच्छी मतलब एक सरप्राइज पैकेज आए, बहुत अच्छे बॉलर है वो। दूसरी बात करते हैं वैभव अरोड़ा की। वैभव अरोड़ा आपने देखा ही होगा, शुरू में बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, दोनों तरफ स्विंग करते हैं और स्टार्टिंग में विकेट लेना भी जानते हैं। तो पावर प्ले के लिहाज से देखा जाए, और आपको शुरू में स्विंग बॉलर की जरूरत होती ही है, क्योंकि आपको पता है नई बॉल का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नई बॉल के लिए आपको ज्यादा पेस की जरूरत नहीं है, आपको सीम पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपकी सीम पे कंट्रोल अच्छी है तो अंदर बाहर आप दोनों करके प्ले बैट्समैन को ब्लफ कर सकते हो, विकेट ले सकते हो। तो वो कला उनमें नजर आती है और उन्होंने विकेट्स भी निकाल के दिए हैं टीम को। फिर हम एक प्लेयर और की बात करते हैं, एसआरएच के नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी बहुत अच्छा मतलब अनकैप्ड खिलाड़ी, जिसको आपने बेस प्राइस 20 लाख पे ही पिक किया था, और उसकी जो परफॉर्मेंस आपने देखी, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग तो बढ़िया कर ही रहे, स्पिन फास्ट दोनों ही खेल लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि फास्ट को भी वो इस तरीके से खेल रहे कि मतलब प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बाउंस बॉल भी खेल रहे, पुल अच्छा मार रहे, क्लीन हिट्स मार रहे, लंबे लंबे छक्के मारे उन्होंने। अब प्लस पॉइंट उनका ये है कि बॉलिंग भी मीडियम फास्ट कर लेते हैं, 1-2 ओवर कर लेते हैं। अगर इसी प्लेयर को तैयार किया जाए, थोड़ा और टाइम दिया जाए और इन पे थोड़ी मेहनत की जाए, तो पहले के टाइम में जो आपके थोड़े पार्ट टाइमर बॉलर भी मतलब गेम में रोल प्ले करते थे, उस तरीके के गेंदबाज बन जाएंगे। जैसे कि सौरव गांगुली थे, बैटिंग तो वो करते ही थे, टीम को जब जरूरत थी
तो वो ओवर भी डालते थे। जिस दिन दिन अच्छा हो तो 10 ओवर भी करके दिए उन्होंने, ओडीआई में विकेट्स भी निकाले, फाइफर भी ले रखे। तो इस तरीके के जो गेंदबाज थे ना, जो मतलब कभी कभी अच्छे दिन पे 10 ओवर फेंक देते थे, नहीं तो टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है तो 2 4 5 ओवर करना जानते थे, वो वाले बॉलर्स अब मिलते नहीं है देखने को। पहले के टाइम में 2010-11 तक में आपने देखा होगा युवराज सिंह, सुरेश रायना, वीरेंद्र सहवाग, ये ऐसे थे जब आपका पांचवा बॉलर नहीं चलता था तो ये अपना रोल प्ले करते थे, 2 2 4 4 ओवर, 5 5 ओवर डाल के वो कमी पूरी करते थे। आज आपको ऐसे बॉलर्स मिलते नहीं है। मेन बात यह है कि मेन बॉलर भी हो वो भी आजकल 10 ओवर नहीं डाल पाता है, 4 ओवर वाले प्लेयर रह गए हैं सिर्फ टी20 क्रिकेट की वजह से। टी20 क्रिकेट में आपने देखा होगा 4 ओवर का स्पेल डालने आते हैं, 24 बोले ऐसे चली जाती है, खुद नहीं पता लगता है, क्योंकि वो 24 बोले कंटिन्यू भी नहीं डालते हैं। शुरू में 2 ओवर का स्पेल कर दिया, मिडल में कर दिया या डेथ ओवर्स में कर दिया, इस तरीके से शफल करके उनको 4 ओवर के स्पेल को ही मतलब आप टुकड़ों में बांट देते हो तो पता नहीं लगता है। जहां 10 ओवर की गेम होती है तो वहां पर जाहिर सी बात है आपको 3 4 ओवर का स्पेल तो कंटिन्यू डालना पड़ेगा। तो उस टाइप के बॉलर्स आने बंद हो गए हैं, जहां पर वो बैटिंग तो प्रॉपर जानते ही हैं, लेकिन टीम के लिए 4 ओवर 5 ओवर 3 ओवर करना मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है वो नहीं कर पाते आजकल के बॉलर्स। तो इस तरीके का अगर कोई बैट्समैन बॉलर आता है तो टीम को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, कैप्टन के पास और ज्यादा मतलब ऑप्शंस आते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी का होना बहुत जरूरी है। और नीतीश रेड्डी, मैं मानता हूं कि अगर उनकी बॉलिंग पे थोड़ा वर्क किया जाए तो वो उस तरीके के ऑलराउंडर बन के आएंगे। और क्लीन हिट्स तो मार ही रहे, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग और पॉलिश हो जाएगी टाइम टू टाइम, और एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इंडिया टीम के लिए। फिर बात करते हैं पंजाब से शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, 2 सरप्राइज पैकेज, सरप्राइज खिलाड़ी, और जिन्होंने फिनिश किया मैच को। सबसे बड़ी बात, एक मैच को एंड तक लेके गए, एक दूसरे मैच को फिनिश किया। तो शशांक सिंह बहुत ही अच्छी फिनिशर के रूप में आए, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, टीम ने जब उन्हें मौका दिया चाहे एंड में दिया हो तो अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। उसी तरह आशुतोष शर्मा ने भी, उन्होंने भी दिखाया, उनके पास भी लंबी लंबी हिट्स है, पावर है, बैटिंग करना जानते हैं। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस आपको मतलब टीम को तो उठाती है, आपका नाम भी बनता है, 4 लोगों में आपकी बातें होती है और आप सबकी नजर में आते हो कि हाँ हम भी खेलने आए हैं, हम भी खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस ने दिखाया कि आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह टीम को एक फिनिशर का रोल प्ले करके दे सकती है। फिनिशर का रोल बहुत अहम होता है, आपको पता ही है, स्टार्ट अच्छी हो या मिडल फेज अच्छा हो, एंड जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक टीम अच्छे स्कोर पे नहीं पहुंचती है। एंड बहुत मैटर करता है, आपने देखा ही होगा एंड्स के ओवर में जो रन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मैच का मतलब रिजल्ट डिसाइड करता है। और एंड आजकल फिनिशर आपने देखा होगा उस तरीके के है नहीं जैसे धोनी या फिर पहले के टाइम में यूसुफ पठान, सुरेश रायना जो फिनिश करते थे गेम को, उस तरीके की फिनिशिंग आजकल देखने को नहीं मिलते। 1 2 गेम में तो आप देख लोगे कि हाँ फिनिश अच्छा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फिनिशर स्ट्रगल करते हैं। तो एक ऐसे पावरफुल फिनिशर का जरूरत है कि जो टीम को अच्छे खासे स्कोर तक पहुंचा सके, उसमें एबिलिटी होगी वो कम बॉल भी खेले तो स्कोर कर सके, पिच चाहे कैसी भी हो, क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट ही वही होती है। तो ऐसे फिनिशर पे इंडिया को ध्यान रखना चाहिए और आने वाले टाइम में ये फिनिशर्स बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। तो आशुतोष आपने देखा, शशांक सिंह देखा, तो ये कुछ ऐसे इमर्जिंग खिलाड़ी थे इंडिया की तरफ से जो मेरी नजर में अभी है। बाद में हम जब आईपीएल खत्म हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे कि इमर्जिंग खिलाड़ी में इंडिया की तरफ से या बाहर से भी कौन कौन से खिलाड़ियों की लिस्ट रही थी, पूरी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं ऑरेंज कैप की रेस में चल रहे खिलाड़ियों की। आपने देखा होगा ऑरेंज कैप की रेस में सबसे ज्यादा रन इस टाइम विराट कोहली के हैं। विराट कोहली ये सीजन बहुत ही अच्छा खेला, विराट कोहली ने 661 रन है उनके, और आप 600 प्लस रन मार के आप मतलब आप इस रनों से आप ये एज्यूम कर सकते हो कि उनकी फॉर्म कैसी चल रही है। और सबसे बड़ी बात, जो डिबेट चल रही थी स्ट्राइक रेट को लेके, आपने पिछले कुछ मैचेस में देखा होगा कि स्ट्राइक रेट उनकी अच्छी चल रही है, आते ही चार्ज करते हैं। स्ट्राइक रेट भी मैटर करता है पिच के हिसाब से, अगर जहां बॉल फंस रही है, पिच स्लो है, तो वहां 200 की स्ट्राइक रेट से 150 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते आप। मान लो बॉलिंग पिच है, बॉलिंग को फेवर कर रही है, जहां पर पिच ही 100 150 लायक है, 150 लायक है, तो आप वहां पर 200 250 की स्ट्राइक रेट से कैसे बैटिंग कर लोगे? वो तो पिच के अकॉर्डिंग आपकी बैटिंग देखी जाएगी, कंडीशन के हिसाब से आपकी स्ट्राइक रेट देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बॉलिंग पिच पे खेल रहे हो और वहां भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई इसने 200 की स्ट्राइक रेट से रन क्यों नहीं मारे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। गेम की सिचुएशन के हिसाब से, गेम के हिसाब से, पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ये सारी चीजें मैटर करती है। तो हमें इंडिविजुअल गेम के हिसाब से परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, ना कि ओवरऑल के हिसाब से। ओवरऑल अगर बैटिंग पिच भी आपने देखी है, बॉलिंग पिच भी देखी है, फिर भी स्ट्राइक रेट कम है, तब आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 2 गेम में कम है जहां पर बैटिंग पिच थी फिर भी रन नहीं मारे तो आप बोल लो, लेकिन आप देख रहे हो कि वो हर कंडीशन के हिसाब से वो शफल करते हैं, गेम चेंज करना चाहते हैं, पावर हिटिंग भी कर लेते हैं आजकल। और आपने देखा होगा कि शुरुआत में रुक के भी खेलना जानते हैं। कंप्लीट खिलाड़ी है और इंडिया को इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है
क्योंकि इस वर्ल्ड कप में आपको अगर जीतना है तो आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा गायकवाड़। गायकवाड़ बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, कैप्टन बनाया चेन्नई ने और उस तरीके का रोल प्ले भी किया उन्होंने। एक एंड से अपने आप को रोक के चलते हैं, विकेट नहीं देते हैं एक एंड से चेन्नई वाले, जिसमें गायकवाड़ का बहुत बड़ा हाथ है। और वो रन भी करते हैं आखिरी में, तेज भी मतलब तेज रन भी कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा, बाउंड्रीज मारना जानते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी की खूबसूरती यही होती है कि एंड्स के ओवर में बाउंड्री तो उसे मारना ही है किसी भी हालत में, चाहे वो शुरू से खेल रहा हो चाहे बाद में आया। और गायकवाड़ वो कर लेते हैं, स्टार्टिंग में पावर प्ले का अच्छा यूज करते हैं। अगर मान लो स्लो भी कर रहे तो अपने गेम को चेंज करना जानते हैं, एक्सेलरेट कर लेते हैं गेम को। तीसरे पे इस टाइम साई सुदर्शन चल रहे हैं। जीटी इस साल प्लेऑफ्स में नहीं जा पाएगी, लेकिन साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। मतलब कंटिन्यू तो नहीं कह सकते, कुछ मैचेस में वो डाउन रहे हैं, लेकिन एक दो मैचेस में लंबी इनिंग खेली है। पिछले पिछले मैच में मेरे ख्याल से शतक भी मारा था उन्होंने, तो उन्होंने भी 500 प्लस रन करे। एक अच्छा सीजन गया उनके लिए भी, इसलिए वो थर्ड नंबर पे है। चौथे नंबर पे सैमसन है। सैमसन का सीजन भी बहुत बढ़िया गया है, रन्स किए उन्होंने, जब जब मौके मिले टीम को जितवाया है। राजस्थान का टॉप में चलने का कारण यही है कि उनके सभी खिलाड़ियों ने अपने जब भी परफॉर्मेंस का मौका मिला है परफॉर्म करके दिया है, इसीलिए आज वो टॉप 2 में है। और आपने देखा ही होगा सैमसन की इसी अच्छी इनिंग्स की बदौलत उनको आज इंडिया टीम में जगह मिली है। अगर वो नहीं खेलते तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल को लेके जाती टीम इंडिया, लेकिन यहाँ पर उनकी कैप्टनसी, बैटिंग, मतलब सारी चीजें बहुत बढ़िया थी, जब जाके उनको इंडिया का कॉल अप आया। और ये बहुत ही बढ़िया बात है, और हम चाहेंगे कि वो इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखे और टीम को जिताए। फिर पांचवें नंबर पे तीसरे नंबर पे हेड है। हेड की हमने बात नहीं करी, हेड हमसे छूट गए। हेड आपने देखा होगा 533 रन मारे उन्होंने, और हेड की परफॉर्मेंस आपको पता ही है किस तरीके से उन्होंने इस आईपीएल में खेला है। मतलब लोगों का माइंड सेट चेंज कर दिया, इस तरीके की बैटिंग करी है। मतलब वो दिखाते हैं कि किसी भी पिच पे 200 250 रन आप बना सकते हो, 250 प्लस भी बना सकते हो। पहले एक माइंड सेट होता था कि 200 210 20 बन गए बहुत है, हम जीत जाएंगे। लेकिन ट्रेविस हेड ने इस सीजन में वो कारनामा करके दिखाया जो इससे पहले कोई सोचता भी नहीं था। आते हैं 6 ओवर में 100 रन, 110 रन, 120 रन कर देते हैं। 10 ओवर में 150 रन आप चेस कर दे हो, तो आप दिखा रहे हो कि किस तरीके की हिटिंग करना जानते हो आप। ट्रेविस हेड ने पूरी गेम को चेंज किया, टी20 के देखने के नजरिए को चेंज किया है। आजकल 250 के टारगेट को भी आप यूं नहीं मानते हो कि ये चेसेबल नहीं है, आप अपनी बैटिंग या हिटिंग एबिलिटी से उसको चेस कर सकते हो। तो ट्रेविस हेड ने पूरा सिनेरियो चेंज किया इस आईपीएल में, और बहुत अच्छा लगा उनकी बैटिंग को देख के। और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया उनके साथ एज अ ओपनर जाएगी इस टी20 वर्ल्ड कप में। फिर बात करते हैं पर्पल कैप की रेस में। पर्पल कैप में आपको पता ही है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है। और इस टाइम पर्पल कैप में सबसे ऊपर बुमराह चल रहे हैं। बुमराह ने 20 विकेट लिए हैं, और जिस तरीके से विकेट ली है, उनकी इकोनॉमी भी आप देखोगे तो इकोनॉमी भी बहुत कम है। कंप्लीट बॉलर है, स्विंग शुरू में स्विंग करते हैं, टप्पा अच्छा पकड़ते हैं, तेज करते हैं, पेस भी है उनके पास। एक कंप्लीट बॉलर जो होनी चाहिए एबिलिटी, स्लोअर वन से लेके बाउंसर, यॉर्कर, सब है उनके पास। एक्शन थोड़ा डिफरेंट है, वो स्ट्रगल करता है, बैट्समैन दिक्कत करता है उसमें। और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं बुमराह, और इस आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के लिए सबसे मेन खिलाड़ी है। उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा टीम मैटर करेगी, लाई करेगी बॉलिंग में, क्योंकि आपको पता है डेथ ओवर्स में उनके 2 ओवर रहेंगे, स्टार्टिंग में 1 ओवर। तो इस तरीके से कुछ इंडिया यूज करने वाली है उनको। दूसरे नंबर पे हर्षल पटेल। हर्षल पटेल आपने देखा होगा सीजन की शुरुआत में कुछ अच्छा जा नहीं रहा था, कुछ अच्छा घट नहीं रहा था, लेकिन उनके पास स्लोअर वन ऐसी है जो डेथ ओवर्स में उनको विकेट दिलाती है। शुरू में तो मैं नहीं कहूंगा कि शुरू में उनके पास एबिलिटी है बॉलिंग करने की, कि शुरू में पावर प्ले चलता है और उस हिसाब से मतलब बैट्समैन भी पिक कर लेता है, बॉलर्स फील्डर्स अंदर होते हैं तो रन्स ले लेते हैं उनपे। एंड्स के ओवर में जब उनको चार्ज करने जाते हैं तब वो विकेट लेते हैं, क्योंकि अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से विकेट लेना जानते हो। इससे पहले भी उन्होंने सीजन में विकेट लिया आरसीबी के लिए, और इस सीजन में भी विकेट्स लिए पंजाब के लिए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स लेके दे रहे हैं, थोड़े रन ज्यादा दे रहे हैं, इकोनॉमी थोड़ी मतलब बेहतर और अच्छी हो सकती है, लेकिन विकेट्स कॉलम में विकेट है उनके पास। तीसरे पे आपने देखा होगा वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती सरप्राइज पैकेज, क्योंकि शुरुआत में अच्छी बॉलिंग नहीं जा रही थी, रन्स दे रहे थे, लेकिन जब से उनकी परफॉर्मेंस आई और विकेट ली है तो कहीं ना कहीं केकेआर आज टॉप पे होने का कारण भी वरुण चक्रवर्ती है, क्योंकि सुनील नारायण के साथ बॉलिंग करते हैं, टाइट लाइन करते हैं दोनों ही, उसके कारण विकेट मिलती है। मिडल फेज में विकेट दिलाते हैं टीम को, और इस वजह से टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। रन चेस में दूसरी वाली टीम को मतलब रन चेस करने नहीं देते, डिफेंड करते हैं, तो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, वेरिएशन है उनके पास। और इंडिया एज अ मिस्ट्री स्पिनर भी लेके गई थी उनको, अब उनकी बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस नजर आती है। अब थोड़ा एक्सपीरियंस आया उनको कि किस लाइन पे डालना है, किस बैट्समैन को क्या खिलाना है। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 18 विकेट लिए उन्होंने।
चौथे नंबर पे मैंने जैसा आपको बताया हर्षित। आपने देखा होगा कि इसकी बात हमने अभी इमर्जिंग प्लेयर में भी करी है और बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे, विकेट लिए, 16 विकेट लिए। एक मैच में सस्पेंड भी हुए थे अपने एग्रेशन के कारण, सेंड ऑफ जो उन्होंने दिया था, उसके बाद आए फिर टीम को विकेट दिलाई। एक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके पास कटर है। सबसे बढ़िया बात है कि वेरिएशन है उनके पास। जब आपके पास वेरिएशन होती है तो आप बचना जानते हो। जब आप पे कोई चार्ज कर रहा होता है तो आपके पास मतलब ऑप्शंस होने बहुत जरूरी है। आप एक या दो चीजों पे लाइन नहीं कर सकते हो। T20 क्रिकेट आजकल इतनी तेज हो गई है, फास्ट फॉरवर्डिंग हो गई है कि वहां पर आपको हर तरीके का टैलेंट होना जरूरी है, हर तरीके की बॉल फेंकना आपको आना चाहिए। तो उस वो चीज हमें दिखती है और बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रो करेंगे ये। फिर सबसे एंड में चल रहे हैं 5वें नंबर पे मुकेश। मुकेश ने इस सीजन में दिल्ली के लिए एंड्स में विकेट लिए। विकेट कॉलम में विकेट है, लेकिन एज अ प्लेयर उनकी परफॉर्मेंस मैं देखूंगा तो उस हिसाब से मुझे लगी नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। एंड में आगे 1-2 ओवर फेंके, 3 ओवर फेंके, 2-3 विकेट ले लेते हैं। विकेट कॉलम में विकेट है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं देखूं तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। टीम को ऊपर लेके गए हैं वो, आपको दिख रहे हैं लिस्ट में, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी उतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो दोस्तों ये थी पर्पल कैप के रेस में जो जो खिलाड़ी चल रहे थे उनके बारे में डिस्कशन किया। अब बात करेंगे हम आज के मैच के बारे में। आज का मैच जैसा कि आपको पता है दिल्ली और एलएसजी का है। एलएसजी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ही, क्योंकि अगर वो दोनों मैच जीतती है तो उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे और नेट रन रेट अच्छे से जीतती है तो प्लेऑफ में जाने के पूरे पूरे चांस है उनके। अगर मान लो चेन्नई हार जाती है आरसीबी से या फिर एसआरएच हार जाती है तो इस तरीके से एलएसजी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एलएसजी के 16 पॉइंट हो जाएंगे दोनों मैच जीतने में। दूसरी तरफ दिल्ली में कहूंगा, दिल्ली एक तरीके से बाहर ही है, उसके चांसेस ना के बराबर है, नेट रन रेट भी बहुत ज्यादा कम है। अगर पिछला मैच वो जीत जाती तो आज वो भी एक अच्छा खासा मतलब उनकी भी नॉकआउट गेम की तरह होता है ये गेम। तो फिर बात करेंगे हम फैंटेसी टीम के बारे में कि कौन से 11 खिलाड़ी हमारे रहने वाले आज के फैंटेसी टीम में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे पास सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन से केएल राहुल ऑप्शन है, पूरन है, पंत है, डिकॉक, साई होप। केएल राहुल बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। अगर एलएसजी को मैच जीतना है तो इनकी परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है। इनके स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा सवाल हो रहे हैं, इन्हें थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, पावर प्ले में थोड़ा मतलब यूज करना पड़ेगा पावर प्ले का। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करते और तेज रन मारते तो कहीं ना कहीं एलएसजी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। केएल राहुल को हम अपनी टीम में लेते हैं। पूरन पूरन का आपको पता ही है, तेज खेलना जानते हैं, एंड में एज अ फिनिशर खेल रहे हैं। अगर एलएसजी को जीतना है तो ऊपर के जो 4-5 खिलाड़ी है ना, राहुल, पूरन, स्टोइनिस, इन खिलाड़ियों का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर रन्स करने हैं तो। कहीं ना कहीं इन्होंने मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा खिलाड़ी ही नहीं रखा जो टीम के लिए परफॉर्म करे, उसी वजह से एलएसजी को काफी दिक्कतें हुई। फिर पंत को हम अपनी टीम में रख रहे हैं। ऋषभ पंत दिल्ली के लिए कैप्टन है और आप देख ही रहे हो कुछ इनिंग्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेली है उन्होंने। क्विंटन डिको का सीजन साधारण रहा, अच्छा नहीं रहा है। साई होप का आपने देखा ही होगा, टीम ने चांसेस दिए हैं लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस हुई नहीं उनसे। फिर बैटिंग में आ जाते हैं तो बैटिंग से हम स्टब्स को लेते हैं। स्टब्स बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और इस सीजन में जो दिल्ली के लिए उभर के आए खिलाड़ी जो लंबे टर्म पे दिल्ली इन्वेस्ट कर सकते हैं वो स्टब्स है। फिनिशर भी खेलते हैं, मिडल ओवर के लिए भी खेलते हैं, 1-2 ओवर करना भी जानते हैं। एक कंप्लीट खिलाड़ी है और मेरे हिसाब से स्टब्स को टीम में रखना ही चाहिए दिल्ली को आने वाले सीजन में भी। फिर जैक फ्रेशर, इनको जब से खिलाया है मतलब परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वो रन करके दे रहे हैं, तेज खेलते हैं। पिछले मैच में भी वो स्टार्ट अच्छा दिया था लेकिन रन आउट हो गए थे, अनलकी डिसमिसल था। जैक फ्रेशर है हमारी टीम में। और यहां से मुझे और इतना कोई खास दिख नहीं रहा है, तो ऑलराउंडर सेक्शन से आ जाते हैं दोस्तों। तो स्टोइनिस की गेम आपको पता ही है, बहुत बढ़िया मतलब बैटिंग तो कर ही रहे हैं। जब से वन डाउन खिलाया है तो टीम की पूरी परफॉर्मेंस या फिर दारोमदार उन पे रहता है, उनका परफॉर्मेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है और आज के मैच के लिए तो है ही। अक्षर पटेल पिछले मैच में कैप्टन थे, कैप्टनसी इनिंग भी खेली थी, टीम को जीत नहीं दिला पाए थे, 50 रन किए थे। फील्डिंग थोड़ी उन्होंने लूज करी थी पिछले मैच में, फील्डिंग अगर अच्छी होती तो दिल्ली कहीं ना कहीं पिछले मैच को जीत लेती। उनको हम अपनी टीम में रख रहे हैं। फिर बॉलिंग से आ जाते हैं दोस्तों, तो बॉलिंग से कुलदीप यादव का सीजन आपने देखा होगा काफी अच्छा रहा है, विकेट्स लिए हैं और मतलब जब से चोटिल होने के बाद वो उन्होंने वापसी करी है तो और ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, टप्पा अच्छा पकड़ते हैं और प्लेयर को ब्लफ करते हैं। जो चाइनामैन बॉलिंग में आपको पता ही है, गुगली का बहुत अहम रोल होता है। फिर खलील अहमद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको हम अपनी टीम में रखते हैं। और हमारे पास नवीन उल हक, एलएसजी के लिए जो विकेट्स लेके दे रहे हैं शुरुआत में कहीं या एंड्स में, वो नवीन उल हक है। अपनी स्लोअर वन से एंड्स में काफी मतलब इफेक्टिव रहते हैं, शुरू में भी पावर प्ले में 1-2 विकेट लेते हैं, तो उनको हम अपनी टीम में ले रहे हैं। मेरे पास इस टाइम एक ऑप्शन और है, उसमें मैं जाना चाहूंगा अभिषेक पोराल के साथ। अभिषेक पोराल
टीम ने जब जब भरोसा दिखाया तब तब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब से एज अ ओपनर उन्हें खिला रहे हैं तब से थोड़े बहुत मतलब अच्छे खासे रन जोड़ देते हैं टीम के लिए। एक टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अपने खिलाड़ी को उसके हिसाब से फिक्स कर दो एक जगह पर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अपने खिलाड़ी को यही नहीं बता रहे कि वो कौन से प्लेस पे खेलेगा तो उसे खुद समझ नहीं आएगा। फिनिशर खेलना है, मिडल फेज में खेलना है, ऑलराउंडर में खेलना है, या फिर आपको ओपनिंग खेलना है। आपको पता है कि हर एक प्लेस का रोल, इंडिविजुअल रोल अलग अलग है। नंबर 4 पे आप आते हो तो टीम की क्या सिचुएशन है उस हिसाब से बैटिंग करनी है। अगर विकेट गिर गई है तो रोक के खेलना है, एंड्स में आना है तो तेज खेलना है। तो उस तरीके से एक मतलब प्लेयर को आपको पहले बता के रखना चाहिए, या फिर उसको माइंड से प्रिपेयर होने के लिए एक तरीके से उसके रोल को आप पूरा क्लैरिफाई करोगे कि टीम को क्या जरूरत है उससे और उसे कैसे परफॉर्म करना है। और कुछ प्लेयरों के साथ दिक्कत ये भी हो जाती है कि अपने होम टीम में जैसे रणजी वगैरह में वो मान लो नंबर 4 पे खेलता है, यहाँ पर आया नंबर 7 पे उसे आप बैटिंग दे रहे हो तो दिक्कत हो जाती है। या फिर मान लो वो ओपनिंग खेलता है अपने होम टीम के लिए, यहाँ पर वो आया आप उसे नंबर 5 पे खिला रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एडजस्टमेंट करना और आपकी गेम के हिसाब से एडजस्टमेंट करना बहुत ज्यादा दिक्कत मतलब क्रिएट करता है। यही दिक्कतें जो होती है वो कई बार आपकी मेन टीम में भी दिखता है कि आप आईपीएल में मान लो टीम ने आपको नंबर मतलब वन डाउन खिला रही है टीम आईपीएल में, वो खिलाड़ी आपका वन डाउन है। आप जब नेशनल टीम के लिए जाते हो वहां पर आपको नंबर 5 पे खिला रहे हैं तो दिक्कतें होती है। परफॉर्मेंस में साफ साफ दिख रहा होता है वहां पर परफॉर्मेंस हो नहीं पाती है। इसी तरीके से आप संजू सैमसन का भी ऑप्शन ले सकते हो। अभी आप देख रहे हो संजू सैमसन वन डाउन आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा रोल रहेगा कि वो इंडिया टीम में किस प्लेस पे खेलेंगे। अगर मान लो टीम उनको 5वें 6ठे पे खिलाएगी और परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो आप क्रिटिसाइज कर दोगे उस प्लेयर को कि वो नहीं चला, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि उसका जो प्लेस है, उसका जो खुद के मतलब बैटिंग ऑर्डर है वो वन डाउन था लेकिन उसे टीम 5वें 6ठे पे खिला रही है। तो ये सब एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कतें आती है। तो ये सोच के रखना पड़ता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाना है, क्या रोल देना है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये रोल प्ले करता है मैनेजमेंट। तो ये मेरी फाइनल टीम दोस्तों। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बारी, तो आज के मैच में मैं कैप्टन स्टोइनिस को बनाऊंगा और वाइस कैप्टन जैक फ्रेशर को। फॉर्म जिस तरह से दोनों की चल रही है बहुत ही बढ़िया है और आज के मैच में वो रन्स भी करेंगे। विकेट कीपर से मैंने राहुल, पूरन, पंत और पोरेल इन चारों को लिया है। बैटिंग से आ जाते तो जैक फ्रेशर और स्टब्स। फ्रेशर को मैंने वाइस कैप्टन बनाया। ऑलराउंडर से मैंने स्टोइनिस और अक्षर पटेल को लिया, स्टोइनिस को मैंने कैप्टन बनाया। बॉलिंग से कुलदीप यादव, खलील अहमद और नवीन उलक है मेरी टीम में। तो दोस्तों ये है मेरी फाइनल टीम। अगर टॉस के बाद कोई चेंजेस होते हैं, मुझे लगता है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग या बॉलिंग लेती है उस हिसाब से टीम में चेंजेस करूं, तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरी फाइनल टीम। और आज आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।